Hey guys, welcome back to my channel. This is Chemistry Chapter 1 Part 2 and you are on Educational Adda. तो guys कंटिन्यू करते हैं आज हम चैप्टर एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़. तो गाइज हमने पिछली बार पढ़ा था कि हमें पता कैसे चलेगा दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है. तो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे. ठीक है, अब हम उसके आगे करते हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसे हम कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते, कितने फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. किस बेसिस पे? रिएक्टिंग पैटर्न, मतलब उसके रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा, उसका कुछ ऐसा पैटर्न होगा कि हमने डिवाइड किया है. तो गाइस 4 हैं. ठीक है, हमने 4 उसमें उनको डिवाइड किया. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 4 टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कुछ यहाँ पे इनके नाम से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कुछ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है यानी कि डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है एंड यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हो रहा है. तो हम ये आगे देखेंगे एंड देन वी कैन ऑल्सो डू इट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, यानी कि हम इसे एनर्जी के बेसिस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एनर्जी के बेसिस में भी इसकी टाइप्स बना सकते हैं. तो एनर्जी के बेसिस पे इसकी जो 2 टाइप्स बनी है मेन, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक आगे 3 सब उसके भी, एंडोथर्मिक को भी हम 3 उसमें सब डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसकी सब टाइप्स बना सकते हैं. तो अब देखते हैं कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है. तो गाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लो एक बीकर है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ. अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम इसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्व करता है. एंड दिस इज द केस ऑफ एंडोथर्मिक, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है या फिर हमें एनर्जी उसे सप्लाई करनी पड़ती है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जो एनर्जी है वो रिलीज करता है. एक्सो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रिलीज मतलब बाहर को, और थर्म यानी कि हीट, मतलब हीट जो है वो उसे बाहर निकाल रहा है. अब गाइस इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल है, कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि रेस्पिरेशन में हीट जो है वो रिलीज होती है विद एनर्जी. ठीक है गाइस. अब एंडोथर्मिक एनर्जी, अब एक बार देखते हैं. एंडोथर्मिक एनर्जी सप्लाई हो रही है. अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो जो एनर्जी है वो हम आगे देखेंगे किन 3 फॉर्म से हम वो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं एक रिएक्शन के लिए. और जो हीट लिबरेटेड होती है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें हीट देनी, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, और यहाँ पे एनर्जी निकल रही है. वो हीट के फॉर्म में भी मतलब वो हीट के फॉर्म में निकलती है और कई फॉर्म्स में वो निकल सकती है. ओके गाइस. अब क्या है कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस में किस तरह से हम जो है एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं. तो गाइस बेसिकली हम 3 टाइप्स में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. तो गाइस इसमें क्या होता है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं दैट आर मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? अब एज द नेम सजेस्ट, डीकम्पोजिशन यानी कि कुछ टूट रहा है, मतलब वो जो है, जो रिएक्शन होता है वो अपने, जैसे कि H2O है, तो हम H2O का डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो हमें H2 + O2, मतलब दोनों अलग अलग होके हमें मिल जाएंगे. ठीक है गाइस. तो ये होता है एंडोथर्म, मतलब ये होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हीट हम किस फेज में इसे सप्लाई कर सकते हैं? हीट तो होता क्या है, अब हम हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट के उस पर दे देंगे, तो उसे मतलब एनर्जी सप्लाई कर देंगे. तो क्या होगा? थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस. थर्मोलिसिस देखो क्या नेम सजेस्ट करता है, थर्मो यानी हीट एंड लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, मतलब हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड फोटोलिसिस यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है. तो गाइस एग्जांपल देखते हैं. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. अब इसको हीट में अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इलेक्ट्रोलिसिस H2O. अब अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ये किसमें डिसोसिएट होगा, H2 + O2, ठीक है, एंड लाइट AgBr। अब गाइस ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी आता है कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है, तो क्या होता है वो गाइस, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो क्या है, AgBr अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Ag और Br अलग हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज AgCl। अब AgCl क्या है गाइस, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है गाइस, अब रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन होता है बहुत जल्दी हो जाएगा, एकदम जल्दी से आपको रिएक्शन हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। पर कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं। मान लो, अब कैटलिस्ट को समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ, हमने कोई रिएक्शन किया, वो होने में हमारा 3 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने कैटलिस्ट डाल दिया या 2 घंटे लग रहे हैं। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया तो वो रिएक्शन को क्विकर कर देगा, वो मान लो 2 घंटे का रिएक्शन 15 मिनट में हो जाएगा। तो गाइस अब कैटलिस्ट होता क्या, अब कैटलिस्ट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बिना इन्वॉल्व हुए उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा, substances which increase the speed of reaction is called catalyst. It doesn't actually participate in the reaction. A catalyst is one, मतलब क्या है, देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। रिएक्शन, सॉरी, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन की, और वो खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं होता। अब आगे देखते हैं, अ कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन माइट नॉट बी अ कैटलिस्ट इन द सेकेंड केस। मतलब अगर मैंने एक सब्सटेंस लिया AB, यहाँ पे देखो AB, और हमने कैटलिस्ट ले लिया C, तो हमारा जो रिएक्शन है वो जल्दी हो गया और D हमारे पास आ गया, प्लस यहाँ पे जो कैटलिस्ट C यूज़ किया था वो भी आ गया, और ये उतने ही अमाउंट में हमें वापस मिलेगा जितना अमाउंट हमने डाला है। तो अब क्या होगा, मान लो हमने AB को रिएक्ट किया, D आया, इस केस में ये हमारा कैटलिस्ट बना। पर अगर हम यहाँ पे कोई और सब्सटेंस ले लें, लेट इट बी K&L। अब मैं K&L ये नहीं कि कोई K&L, हाँ केमिकल का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, मैं किसी भी केमिकल को K और L मान रहा हूँ और किसी केमिकल को AB माना। AB को रिएक्ट किया तो D आया, और इस केस में कैटलिस्ट था C। पर हमने K और L को रिएक्ट किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस केस में जो C है वो हमारा कैटलिस्ट ना हो। अब आगे, ठीक है, तो कैटलिस्ट, ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अदर सिंबल्स विच आर indirectly required in a reaction are located or written in above arrows। यानी कि ऐसे सिंबल्स और या फिर ऐसी चीज़ें जो कि इनडायरेक्टली चाहिए होती हैं, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में, पर उनके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम इनडायरेक्ट, उसमें कहते हैं इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसी चीज़ को हम ऐसे एरो हेड के ऊपर लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट को C माना था और मैंने इसे एरो हेड के ऊपर लिख दिया था। अब नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। अब एक केमिकल रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, वी कैन द स्टेट कैन बी रिटन ऑन द टॉप। यानी कि जो अब एक इक्वेशन को बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, अब मैंने बोला कि हमने केमिकल फार्मूलाज में लिखना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट्स लिख सकते हैं, हम जो हमारा एटम्स आते हैं उनके आगे उनकी स्टेट्स लिख सकते हैं, क्या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या एक्वस है। हमें पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, एंड एक्वस क्या होता है। एक्वस जो है इज रिटन व्हेन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि जब कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होती है, जैसे कि रिएक्टेंट है वो हमारा पानी में डिज़ोल्व है, तो वो एक्वस फॉर्म में है।
मान लो सोडियम क्लोराइड उसमें हमने ले लिया, वाटर में मिक्स कर दिया, दैट इज इन एक्वस फॉर्म, हम लिखेंगे एक्वस AQ। अब सॉलिड को हम लिखते हैं S, गैस को हम लिखते हैं G, लिक्विड इज रिटन एज L एंड एक्वस इज रिटन एज AQ। अब एक्वस मैंने बता दिया, अब कैसे लिखते हैं वो देख लो, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपको। यहीं पे देख लो, Fe मतलब आयरन, अब हमने ब्रैकेट में लिख दिया S, Fe के आगे लिख दिया S, ठीक है, मतलब सॉलिड। H2O, सॉरी गाइस ये लिक्विड था, गलती से गैस लिख दिया था मैंने पहले, तो H2O के आगे हमने लिख दिया L यानी कि लिक्विड, ठीक है, विच गिव्स अस Fe3O4, मतलब Fe3O4 मिला। अभी किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया S और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन के आगे हमने लिख दिया G। तो यहाँ पे देखो हमने गाइस लिखा है S, L, S एंड G, यानी कि सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड गैस। तो हम आगे स्टेट्स के वो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि अच्छा क्या स्टेट आई, टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव। और गाइस G जो है, गैस जो है, हम कभी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने गलती से यहाँ पे किसी कारण लिख दिया होगा, या फिर अब हम G क्यों यूज़ करते हैं, G हम यूज़ करते हैं कि टू शो दैट H2O इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम के फॉर्म में हमने H2O का यूज़ किया है। तो गाइस इन्फॉर्मेटिव हो गया। अब हम डायरेक्टली अगर सिर्फ H2O लिखेंगे जहाँ पे हमें गैस चाहिए होगा, मतलब जहाँ पे हम इसे स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, और हम सिर्फ H2O लिखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ सिंपल हमने वाटर लिया और रिएक्ट कर दिया। पर टू मेक इट इन्फॉर्मेटिव नीचे देखते हैं, जैसे CO G लिखा है एंड H2 भी G लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमने स्टीम लिया है, तो पता चल रहा है कि नहीं हमने सिंपल लिक्विड स्टेट में नहीं, हमने स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट किया है अंडर 340 ATM, ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब प्रेशर पे हमने इसे रिएक्ट किया तो हमें मिला CH3OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये किस फॉर्म में मिला, लिक्विड। अब CO2 प्लस H2O अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। तो गाइज ये कौन सा रिएक्शन है, पहले फटाफट बताओ, ये बहुत फेमस है, हम इसे बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली प्लांट्स में होता है। तो गाइज ये वाला रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, सॉरी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस तो क्या होता है, CO2 H2O से रिएक्ट करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 एंड O2 एंड H2O इज रिलीज्ड। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग पैटर्न। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल पार्टिकल, यानी कि एक रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं एक सिंगल पार्टिकल बनाने के लिए। देखो A को हमने कोई भी केमिकल लिया, B को केमिकल लिया, A B कंबाइन हो गए और AB बन गया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा AB तो AB रहा, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो, H2 प्लस O2 H2O, तो क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है एक सब्सटेंस डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है, जैसे कि AB अंडर द प्रेजेंस ऑफ हीट A प्लस B में हो गया। और ये वाले रिएक्शंस मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि हीट को absorb करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which the more reactive metal displaces the less reactive element, मेटल वो गलती से बोल दिया, एलिमेंट था, ओके गाइस, displaces the less reactive element। तो अब हमें पता कैसे चलता है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये भी देखते हैं। पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट बचा है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं ऑलमोस्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस, यानी कि मान लो ये देखो AB प्लस CD, तो क्या होगा, A का अगर AD हो जाएगा,
ए यहाँ पे आएगा सी की जगह ले लेगा, तो सी जाके बी की जगह ले लेगा, मतलब ना किसी का लॉस हुआ और ना किसी का गेन हुआ, तो दोनों बराबर टाइप के रहे। तो मतलब ए बी, अब यहाँ पे जाके ए डी बन जाएगा, सॉरी हाँ सही हुआ है, ठीक है, बी की जगह यहाँ पे सी आया और यहाँ पे बी गया है, तो ए सी प्लस बी डी बन जाएगा। अब गाइज रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो गाइज रिएक्टिविटी सीरीज होता है कि हम वर्टिकल ऑर्डर में मेटल्स को क्या करते हैं, मेटल्स को अरेंज करते हैं। अब हर मेटल को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कितने मेटल्स हैं, तो हर मेटल्स नहीं होते हैं जो मोस्टली डे टू डे या फिर मोस्टली कॉमन हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, हम उन मेटल्स को ऐसे लिखते हैं। अब आप सोचोगे एच क्यों बीच में आ गया, एच तो नॉन मेटल है, तो एच हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम बता दें कि ये एच से ऊपर है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये एच से नीचे है, मतलब नॉन मेटल से भी कम रिएक्टिव है मेटल्स। तो देखते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गाइज इसके मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो। फर्स्ट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, एंड आप आगे 4 एलिमेंट्स याद रख सकते हो, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, गोल्ड। ओके गाइज, तो जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, यहाँ पे रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, एंड ये वाला गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। अब एक और है, तो वो है कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, फिर क्यों मिली ऑल्टो ऑडी, ठीक है। या फिर आप इसको याद रख सकते हो, एजी है तो आप इसे ऐसे कर लो कि फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है, सिल्वर ऑडी ऐसे याद रख लो, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो गाइस अब ये 2 ट्रिक्स हैं, इसे आप याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं नेमोनिक्स। तो गाइस नेमोनिक्स होता है कि हम कुछ ऐसे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बना लें याद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं नेमोनिक्स के फॉर्म में, तो वही नेमोनिक्स है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मैंने आपको 2 नेमोनिक्स बताई, कोई भी यूज़ करो जो आपको ईजी लगे, या फिर बेसिकली आप फनी वाली ऑप्ट करना, क्योंकि उससे आपको जल्दी याद हो जाता है। और इसमें आपको जो लास्ट वाली थी कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, उसमें आपको ये लास्ट की 4 जो है एलिमेंट्स उन्हें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या टॉपिक है वो देखते हैं। ओ हो, तो यहाँ पे है लाल बैल रिएक्शन देखते हैं गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेड ऑक्स यानी कि लाल बैल, ऐसा पेपर में गलती में मत लिख देना, पकड़ के मारेंगे तुम्हें, ठीक है, पेपर में घुस के मारेंगे तुम्हें, तो ये गलती से भी मत लिख देना। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और गाइस इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ये मोस्टली हर रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन ज़रूर होता है। तो अब क्या होता है, ये जो दोनों हैं और ये दोनों साइमल्टेनियसली लेते हैं, मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे रिडक्शन ज़रूर होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे ऑक्सीडेशन ज़रूर होगा। तो ये मतलब लाल बैल कभी भी अलग अलग नहीं होते, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ होते हैं, इसलिए हमने इसे, आप ऐसा सोच सकते हो, इसलिए हम इसे साथ में लिखते हैं रेडॉक्स। तो गाइस क्या है, अब रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिमूव हो गया ऑक्सीजन। अब इसका उल्टा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिमूव हो गया ऑक्सीजन तो मतलब रिड्यूस हुआ है, पर अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया उसको भी हम रिडक्शन ही मानेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे भी कम हुआ हुआ, अगर आप देख सकते हो H2 ऐड होगा तो O2 कम हो जाएगा, तो इसलिए हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, एंड अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर आपका H2 रिमूव हो रहा है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ O2 रिडक्शन, addition of H2 reduction, addition of electrons reduction, and oxidation, addition of oxygen oxidation, addition of H2 oxidation,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। तो गाइस रिडक्शन में एक रिमूवल होता है, दो एडिशन होते हैं। अब गाइस आप 10th में हो तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स वाला अभी रहने दो, ये आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स वाला अभी रहने दो, इलेक्ट्रॉन्स वाला हायर है, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स वाला अभी रहने दो, ये हाई लेवल है और अभी इसको बस भूल जाओ। नेक्स्ट इज, अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। आपको पूछ लेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हुई बताओ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो उसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो गाइस इंपॉर्टेंट है, AO प्लस B, A प्लस BO। अब यहाँ पे O आप ऑक्सीजन को लो और A और B कोई भी केमिकल्स मान लो। तो क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस हुई, जहाँ से मतलब देखो पहले जहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पे रिडक्शन होती है, मैंने बोला देखो रिमूवल ऑफ O2, तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई है। रिमूवल ऑफ O2 मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई, तो AO में रिडक्शन हो गई और एंड में देखो BO में ऐड हुआ है, मतलब B में ऑक्सीडेशन हुई है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे OA है एंड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे B है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल्स, मतलब ऐसा केमिकल जो कि दूसरे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करे पर खुद रिड्यूस हो जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे AO ने B को ऑक्सीडाइज किया पर खुद रिड्यूस हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ये गलत है ऐसे, चलो कोई बात नहीं, गलत मतलब ऐसे गलत नहीं है, ये सही है, पर क्यों किसी को रिड्यूस करना, ठीक है, मजाक था। चलो आगे, मतलब दूसरों को रिड्यूस करे पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसे एजेंट्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं रिडक्शन। अब देखो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या मिलेगा आपको, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हुई है, PBO में, यानी कि लेड ऑक्साइड में। ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, कार्बन में। अब आप रिएक्टेंट्स वाली साइड देखोगे, जब आप रिडक्शन और मतलब इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे मेन फोकस होगा, दो ही साइड्स हैं तो इन्हीं को देखोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमें पता चल गया कहाँ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम देखेंगे और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, मतलब खुद तो क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हो गया पर दूसरों को रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे कार्बन खुद तो एंड में ऑक्सीडाइज हो गया पर लेड को रिड्यूस कर दिया, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, PB, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया पर खुद रिड्यूस हो गया, ये बहुत परोपकारी है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत परोपकारी है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, एक और बार देख लेते हैं फटाफट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल्स बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल दैट रिड्यूस अदर केमिकल्स बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके गाइस, एंड करोजन, अभी लास्ट दो चीजें, करोजन एंड रैंसिडिटी। तो गाइस करोजन क्या होता है, द प्रोसेस in which surface of metals are attacked by atmospheric agents like oxygen, carbon dioxide, water and affects the strength and appearance of such metals। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी गाइस, ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कोरोजन, जो एटमॉस्फेरिक एजेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और जो एक चीज़ होता है उसकी स्ट्रेंथ और अपीयरेंस को मतलब नील कर देते हैं, मतलब उसकी जो वीक कर देते हैं, जो उसकी अपीयरेंस होती है उसको गंदा कर देते हैं और जो उसका स्ट्रेंथ होती है उसे वीक कर देते हैं। जैसे कि आपने रस्ट देखा है, रस्ट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। यानी कि वहाँ पे भी करोजन होता है, आयरन को अटैक होता है किसका, ऑक्सीजन एंड H2O का, और रस्ट बन जाती है। अब इसका प्रिवेंशन मेजर क्या है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से। इससे क्या होगा कि वो ना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। मान लो मैंने एक मेटल लिया, उस पर पेंट कर दिया आपने, इसलिए हम मेटल के जो हमारे डोर होते हैं, मेन गेट्स होते हैं, उनको हम पेंट करते हैं ताकि
उस या तो अगर उसको पानी मतलब अंदर वैसे जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसका एक नेचर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट तोड़ दिया जाता है। एक सब्सटेंस से मान लो इसको पेंट कर दिया मैंने, यहाँ इस साइड से पेंट कर दिया, तो अब ना ही इस पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर पाएगा, ना ही H2O रिएक्ट कर पाएगा, यानी कि ना ही पानी रिएक्ट कर पाएगा। अब रैंसिडिटी, अब रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी इज रिलेटेड टू फूड आइटम्स, ठीक है गाइस। तो रैंसिडिटी क्या है फटाफट देखते हैं। व्हेन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, they are oxidized by atmospheric chemicals and affects the taste and smell of the food material। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने चिप्स देखा होगा, आप चिप्स खोल के रख देते हो, तो जो नेचुरल केमिकल्स मतलब जो हवा में होते हैं, तो एटमॉस्फेरिक केमिकल्स वो उस चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, फैट और ऑयल को। उससे क्या होता है, जो टेस्ट होता है और स्मेल होती है वो अजीब सी हो जाती है। तो जैसे कि जब आप चिप्स खाते हो तो सॉफ्ट से हो जाते हैं एकदम, तो उसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। मतलब रैंसिडिटी का प्रोसेस हो चुका है, जिससे आपका जो फैट एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी, हम इन चीज़ों को कहाँ रखें? एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ पैक करें। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो फ्लश्ड होते हैं एयर से। वो एयर होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिससे आपका ऑक्सीजन जो है वो जो चिप्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाए? तो गाइस वैलेंसीज हैं, ये आपने 9th में पढ़ी हैं। एक दो न्यू वैलेंसीज भी हैं। तो कुछ नई वैलेंसीज हैं, हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूलाज, तो ये मैंने भी छुपा दिया है। इसकी नई वीडियो बनेगी, उसको ज़रूर देखना, और वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो टिल देन गाइज, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।